16,000 रुपये अगर आप इसमें खर्चा भी काट दिए तो आपको 20,000 रुपये तीसरा फसल ले रहे हैं उसमें भी आपका बच रहे हैं। हमारे जिन किसान भाइयों में जो है वो आने वाले समय में जैसे धान की खेती करेंगे और इससे पहले आपने कोई भी फसल लगा कर रखी है, उसकी कटाई हो चुकी है, उस बीच में हमारे किसानों के पास जो समय बचता है, ज़मीन जो खाली छूटता है, उसका उपयोग करने के लिए वो मूंग की फसल का चयन कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी फसल है। और यहाँ पर हम आप लोगों को मूंग की शानदार फसल दिखाने वाले हैं। और साथ ही यहाँ पर आप जैसे हमने पिछले वीडियो में भी डाला हुआ था, लेज़र लेवलर जो होता है उसका सही इस्तेमाल यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा, रिजल्ट दिखेगा कि किस तरह से यहाँ पर लेज़र लेवलर के इस्तेमाल के बाद से यहाँ पर जो है जर्मिनेशन जो हुआ है। तो मूंग की खेती के बारे में बात करने वाले हैं। ये जो है हमारी कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली खेती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। अभी हमारे साथ किसान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आप लोगों का परिचय कराता हूँ। सर, हमारे किसानों को जो सामने हमारे दर्शक हैं उनको छोटा सा परिचय देंगे। नमस्कार साथियों, मेरा नाम आकाश पटेल है और मैं मानिक चोरी का रहने वाला हूँ जी। तो सर, ये मूंग की खेती कब करनी चाहिए, इसका चयन आपने कैसे किया, इसके बारे में बताएंगे। भैया, जैसे आप धान का फसल आप ले चुके हैं और उसके बाद गेहूं का भी फसल आप कर चुके हैं, तो उसके बाद आपका ज़मीन खाली है तो आप इसमें ना तीसरा फसल ले सकते हैं। तो इससे क्या है, आपका मुनाफा जो है वो और बढ़ जाएगा। ज़्यादातर किसान क्या करते हैं, धान और चना या गेहूं के बाद अपना ज़मीन को खाली छोड़ देते हैं। तो अगर आपको अपना मुनाफा बढ़ाना है तो आप तीसरा फसल इसको ले सकते हैं। बहुत कम अवधि दिन का फसल है और साथ में मुनाफा भी अच्छा खासा दे देता है जी। तो इसका कैलकुलेशन हम बात करेंगे कि इसमें प्रति एकड़ में हमारा कितना मुनाफा आ जाता है, कितना उत्पादन इसमें हमारे जनरल देखने को मिल जाता है। सर का भी हमने खरबूजे की वीडियो भी की थी साथ में। तो कितने एरिया में आपने लगा कर रखा है? आप तो वैसे 100 एकड़ में खेती करते हैं, ये एरिया कितना है आपका मूंग का एरिया? ये हमारा मूंग का एरिया तो टोटल हमने 15-16 एकड़ में लगा के रखा हुआ है। ये तो 3 एकड़ का प्लॉट है ऐसा जी। हाँ। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी खास चीज़ देखने को मिल रही है, जो कि फील्ड प्रिपरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। मूंग में हमारा खास ध्यान देना रहता है क्योंकि इसमें जर्मिनेशन फिर दिक्कत हो जाता है। हाँ। लेकिन यहाँ पर हमको प्रॉपर जर्मिनेशन पूरा देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी फसल देखने को मिल रही है। हाँ। तो क्या इसमें आपने तरीका आजमाया है, उसको बताएंगे। इसमें तो भैया हमने सबसे मेन चीज़ इसमें हमने लेवलर मशीन का इस्तेमाल किया है। उससे क्या है, जो इरिगेशन कर रहे हैं उससे पानी एकदम बराबर जा रहा है। इस कारण से अपना जो मूंग है ना वो जर्मिनेशन बहुत अच्छा लिया है और सड़ने का भी शिकायत नहीं आया है। मेन बाकी लोगों से हमने अलग इसमें ये किया है जी। तो उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। हाँ। प्रॉपर इसमें हमको जर्मिनेशन पूरा देखने को मिल रहा है। तो अगर इसमें फ्लड में जैसे कि कर रहे हैं, हाँ, तो क्या स्प्रिंकलर में भी कर सकते हैं? स्प्रिंकलर में करने पे क्या आएगा? देखिए, आप स्प्रिंकलर में इसको कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको क्या है, जर्मिनेशन के लिए ना 3-4 दिन का नमी होना अनिवार्य है। तो उसके लिए आप पहला सिंचाई अगर फ्लड में करें ना तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप स्प्रिंकलर में अगर आप सिंचाई कर रहे हैं उसके बाद सेकंड इरिगेशन में, तो आपका नंबर ऑफ इरिगेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि क्या स्प्रिंकलर में पानी जल्दी सूख जाता है जी। तो बार इरिगेशन करना पड़ेगा। हाँ, बार इरिगेशन। तो अब इरिगेशन के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो कितनी सिंचाई इसमें लग जाती है? हाँ। कम पानी लगता है क्या इसमें? इसमें आपको 4 से 5 पानी लगेगा जी। हाँ, शुरू से लेके आखिरी तक का जी। तो ये कितने इंटरवल में होता है, लगभग कितने दिन में? अभी जैसे कि कौन सा नंबर का पानी चल रहा है? ये अभी तो हमारा दूसरे नंबर का पानी चल रहा है। इससे पहले तो हमने जर्मिनेशन का टाइम किया था, उसके बाद ये लगभग 12-15 दिन के बाद हमने इसमें सेकंड इरिगेशन कर रहे हैं जी। तो पानी कितना होना चाहिए? जैसे कि इसमें हमने प्रॉपर लेवलिंग कराया है ताकि हमारा पानी कहीं भरे ना, पौधों को नुकसान ना हो। हाँ। तो कितना पानी दें हम, कैसे पता चलेगा कितना पानी देना है? देखिए, इसमें तो आप अंदाजे से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्लड वाला काम है। इसमें पानी इतना देना चाहिए कि ना आपका भरे मत, जिससे क्या है बीज आपका सड़ना नहीं चाहिए। इसमें क्या है, बस नमी बस हो जाए, उसके बाद आप सिर्फ बना दीजिए। कभी भी नमी देखा? हाँ, पर्याप्त। पैर हमारा दब दब रहा है। इतना पानी होना, भराव नहीं होना चाहिए। भराव नहीं होना चाहिए। हाँ जी। तो अब इसमें हमने इरिगेशन के बारे में बात कर ली, अब इसमें साथ में हम खाद की बात कर ले। बेसल में आपने क्या खाद दिया था? हाँ। या फिर नहीं, उससे पहले तो ज़मीन की तैयारी की बात करें तो ज़मीन किस तरह से तैयार किया था, जुताई किस तरह से की थी, रोटावेटर से की थी कि क्या? सबसे पहले तो हमने इससे पहले गेहूँ का फसल लगाया था। तो उसके बाद गेहूँ को काटने के बाद हमने इसमें क्या बोलते हैं, जुताई किया नॉर्मल अपने नांगर से। उसके बाद हमने लेजर मशीन का इस्तेमाल करके इसको प्लॉट को लेबलिंग किया। उसके बाद हमने इसको डायरेक्ट इसमें उनारी कर दिया जी। मतलब सीड ड्रिल से ही? हाँ, सीड ड्रिल से उनारी किया है जी। तो इसमें साथ में फर्टिलाइजर भी डाला हुआ है क्या? हाँ, इसमें हमने प्रति एकड़ 1 बोरी DAP का इस्तेमाल किया है। हमने सीखा वैरायटी करके एक आता है, उसका मतलब क्या बोलते हैं, प्लांटेशन किया है इसमें जी। तो ये सीखा वैरायटी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हाँ। उसके बाद फिर खाद और कब देना होता है? नेक्स्ट खाद कब देते हैं, पानी कब देते हैं? देखो, आप अगला पानी चला लिए, उसके बाद आप यूरिया का आप प्रति एकड़ आप मान के चलो 20 से 25 किलो के हिसाब से आप प्रति एकड़ यूरिया का छिड़काव कर सकते हैं। और फॉलियर स्प्रे में आप जिब्रेलिक एसिड 0.001% वाला ले सकते हैं और साथ में 28-28-0। इससे क्या फ़ायदा देखने? इससे क्या है, आपका जो पौधा है वो कंसा बहुत जल्दी मारेगा और ग्रोथ भी बहुत अच्छा आएगा।
और उसके बाद साथ में आपको इमीडा 70% का भी स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि मूंग के फसल में भी ना चूसक का बहुत ज़्यादा मतलब अटैक रहता है, तो उससे राहत मिलेगा। तो ये चूसक की बीमारियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे हमारी जो जर्मिनेट हुई एक दो पत्ती निकलने शुरू हुए, तो उस समय से कुछ ध्यान देना होता है क्या हमको बीमारियों को लेकर? हाँ, इसमें तो मेजर वही है, एक कीड़ा का रहता है, और सबसे मेन चीज़ है आपका चूसक, वाइट फ्लाई। तो कीड़ा का तो आप शुरू में आप इमामेक्टिन बेंजोएट डाल दो या फिर प्रोफेनोफास डाल दो, उससे आपका कीड़ा का जो क्या बोलते हैं प्रकोप है वो तो रुक जाएगा आपको। लेकिन 2 से 3 बार आपको चूसक के लिए ना बार चेंज करना पड़ेगा। वही थाइमोथोक्साम 25% हो गया, इमीडा 70% हो गया, एसिटा 10% हो गया, ये सब में आपका चेक हो जाता है वो। जी, तो ये अपने को स्प्रे कितने दिन में करना होता है ऐसा लगभग? इसमें प्री में चलेंगे कि आप प्री में करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप 10 दिन के इंटरवल में आप इसका बार आप स्प्रे कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इससे लागत तो नहीं बढ़ जाएगी? नहीं, ये मूंग में आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रति एकड़ आप बहुत से बहुत अगर आप खर्चा कर रहे हैं तो 12 से 15 हज़ार रुपये आपका एकड़ खर्चा आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा अगर हम अधिकतम में। हाँ, अधिकतम जाएंगे तो। अब जैसे कि खरपतवार की बात करें, जैसे हमने पहली सिंचाई दी है तो उसी समय हमारे तो खरपतवार आने से, तो कब लेते हैं स्प्रे? मतलब स्प्रे करना होता है कि किस तरह से? जैसे आपका मूंग का फसल जैसे ये एकदम परफेक्ट औधा है, मतलब आपका खरपतवार का मतलब स्प्रे करने, हाँ, नियंत्रण करने के लिए आपका पौधा 6 पत्ते का हो गया, 4 से 6 पत्ते का, तो उसमें आप इमीजा थाइपर 70%, साथ में क्वाडिला को आप 10%, ये दोनों को मिला के अगर आप छिड़काव करेंगे तो सकरा पत्ती और चौड़ा पत्ती दोनों से आपको बहुत अच्छा राहत मिल जाएगा। जी हाँ, तो इस तरह से खरपतवार की उसके बाद फिर हमको तो हाँ, उसके बाद उसकी लगना ही नहीं है, क्योंकि कम दिन की फसल है। हाँ, फसल कितने दिन की है ये? जैसे बुआई करना चाहते हैं तो कब कर सकते हैं हमारे किसान? ये मैक्सिमम देखा जाए तो 60 से 70 दिन का फसल है ये। जी हाँ, और कब करनी चाहिए इसकी बुआई? अगर कोई करना इसको कब तक कर सकते हैं? लास्ट एंड डेट क्या है उसका? अब देखिए, ज़्यादा गर्मी बढ़ेगा तो जर्मिनेशन आने में दिक्कत है, तो आप 15 मार्च से लेके मैक्सिमम से मैक्सिमम 1-2 अप्रैल तक के आप इसका क्या बोलते हैं वो कर दीजिए रोपाई, तो ज़्यादा अच्छा है। ये हमने इसको 2 अप्रैल को की थी। 2 अप्रैल को इसकी रोपाई करी। हाँ, लगभग 15 दिन का फसल हो गया हमारा। 15 दिन का हो चुका है। हाँ, तो अब इसके बाद फिर हमारी जून के आखिरी तक के अपन इसका हार्वेस्ट कर लेंगे इसको। तो हार्वेस्ट इसमें की बात करें तो इसमें हार्वेस्ट हाथों से करते हैं, फिर इसमें हमारे हार्वेस्टर चल जाते हैं? नहीं, हार्वेस्टर चल जाते हैं इसमें। तो हमारा खर्च लगभग 2200 रुपये। हाँ, 2200 रुपये में वो खर्च हो जाएगा। हाँ, एक और खर्च ओवरऑल खर्च वही। हाँ, ओवरऑल वही 12 से 15 हज़ार जो बताए ना, उसमें आपका हार्वेस्टिंग भी इंक्लूडेड है। कितना उत्पादन आ जाता है सर इसमें? अगर हम सामान्य मेहनत करें तो 5 से 6 कुंटल प्रति एकड़ आराम से आ जाता है। अगर आपको मेहनत बढ़ रहा है तो 8 से 10 कुंटल तक के भी आ जाता है। हाँ जी, लेकिन अभी जिस तरह से हम फसल यहाँ पर देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी फसल, जर्मिनेशन भी अच्छा हुआ है। अगर वही जो आपने खाद बताया वो डालते हैं तो उत्पादन अच्छा है। हाँ, 8 कुंटल आराम से आ जाएगा इसमें। अगर हम आज के डेट के हिसाब से अगर हम फसल को देख रहे हैं तो 8 कुंटल आने की उम्मीदें हैं। हाँ, और फिर इसमें और बारिश से नुकसान होता है और क्या क्या चीज़ों से इससे नुकसान हो सकता है? नहीं, देखिए, गर्मी का टाइम है तो बारिश का तो इतना कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। आपको मेन इरिगेशन का ही खेल है। आपको एकदम टाइमली अगर इरिगेशन किए इसमें कितने दिन अंतर में? वही 15 दिन, 12 दिन से 15 दिन के गैप में आपको इसमें इरिगेशन देना पड़ेगा। स्प्रे कब नहीं देना चाहिए? इसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट। हाँ, आप स्टार्टिंग मतलब एक बार फ्लावरिंग की स्टेज आए उसमें अमीनो एसिड और विटामिन का आप 10 से 12 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसको एक बार क्या बोलते हैं फॉलियर स्प्रे कर दीजिए। उसके बाद आपका इसमें ना स्प्रे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, तो उत्पादन कितना आ जाता है सर इसमें प्रति एकड़ में बात करें तो? आप प्रति एकड़ में आप जैसे सामान्य जाए तो 5 से 6 कुंटल आ जाता है, और अगर फसल अच्छा रहा तो 8 से 10 कुंटल तक की। तो मार्केट मंडी रेट क्या रहता है सर इसका लगभग हमारे? अभी फिलहाल रेट देखा जाए तो 6,000 रुपये क्विंटल के आसपास चल रहा है। तो आप जैसे मान के चलो आपका 6,000 रुपये क्विंटल चल रहा है, 6 कुंटल भी अगर आप उत्पादन ले लिए तो आपका 36,000 का हो रहा है। 16,000 रुपये अगर आप इसमें खर्चा भी काट दिए तो आपको 20,000 रुपये तीसरा फसल ले रहे हैं, उसमें भी आपका बच रहे हैं। हाँ, तो ये काफ़ी अच्छी खेती है। हाँ, काफ़ी अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में हमारे किसानों को, अगर किनके पास ज़मीन है, समय है तो हाँ, वो इसमें कर सकते हैं? हाँ, इसकी खेती करना चाहिए। इससे क्या है, आपका जो इनकम है वो बढ़ जाएगा, और साथ में बहुत कम अवधि की खेती है तो इसमें मेहनत भी बहुत कम लगता है, और साथ में बहुत कम रिस्क वाला खेती है। आपका 10 से 12 हज़ार रुपये आपको एकड़ खर्चा आ रहा है तो इसमें रिस्क बहुत कम है, और साथ में मेहनत भी कम है। आपको मेन जो भी मेहनत है आपकी इरीगेशन का है, उसके बाद ही इसमें कोई मेहनत नहीं है। और हार्वेस्टर चलाने पे इसके जो अवशेष बच जाते हैं वो हमारे ज़मीनों पे काम आते हैं? हाँ, वो आपका खाद बन जाता है उससे। इससे क्या है, आपका धान का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा जी। इसके बाद जैसे किसान धान लेना चाहते हैं हाँ, तो उसका भी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। हाँ।
धन्यवाद, काफ़ी अच्छी तरीके से हमारे किसानों को जानकारी दी ठीक ठीक है, धन्यवाद।